आज हम बात करने वाले हैं वेनेजुएला के बारे में। यह सिर्फ वेनेजुएला की कहानी नहीं है, यह कहानी है तेल, पैसा, ताकत और दुनिया के सबसे बड़े करेंसी की। वेनेजुएला हमेशा से एक ऑयल रिच कंट्री रहा है। एक्चुअली सिर्फ ऑयल रिच नहीं, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व वेनेजुएला के पास है। लेकिन ताज्जुब इस बात का है, इतना ऑयल होने के बाद भी देश की इकोनॉमी की हालत इतनी बुरी है। शुरू से जानते हैं। 2013 में ह्यूगो चावेज की डेथ के बाद निकोलस मादुरो पावर में आए और वेनेजुएला पूरी तरह ऑयल पर डिपेंड रहा। जैसे ही ऑयल के दाम गिरे, मिसमैनेजमेंट और एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग ने इकोनॉमी तोड़ दी। 2016 तक फूड, मेडिसिन ऐसी बेसिक चीज़ों पर भी शॉर्टेज आने लगी। 2017-19 के बीच हाइपर इन्फ्लेशन इतना सीवियर था कि बोलीवर मतलब वेनेजुएलन रुपीज़ ऑलमोस्ट यूजलेस हो गया और लोग डेली ट्रांजैक्शन के लिए डॉलर्स यूज़ करने लगे। इसी फेज में यूनाइटेड स्टेट्स और रीजनल पार्टनर्स ने वेनेजुएलन लीडरशिप पर ड्रग ट्रैफिकिंग और नार्को स्टेट के एलिगेशन लगाए। 2019 के बाद हेवी सैंक्शंस ने वेनेजुएला को तोड़ दिया, जिससे ऑयल एक्सपोर्ट और बैंकिंग एक्सेस दोनों ही कट हो गए और वेनेजुएला को सर्वाइवल के लिए शैडो फ्लीट्स, इंटरमीडिएट्स, बार्टर सिस्टम और क्रिप्टो लिंक ऑयल सेल्स का सहारा लेना पड़ा। 2020-23 में इकोनॉमिक कोलैप्स के बाद 70 लाख से ज़्यादा लोग देश छोड़कर दूसरे देशों में माइग्रेट होने के लिए मजबूर हो गए। 2024 और मिड 2025 तक ऑयल फिर से सेंटर में आ चुका था, जहां यूएस ने इलीगल एक्सपोर्ट्स और सैंक्शंस इन्वेशन के कारण चार्जेस लगाए। फिर 10 दिसंबर 2025 में एक घटना पूरी दुनिया के अटेंशन में आ जाती है। यूएस फोर्सेस ने एक वेनेजुएलन ऑयल टैंकर जिसका नाम था स्कीपर कैरेबियन कोस्ट के पास पकड़ लिया और सीज कर दिया। अमेरिका कहना था कि यह शिप वेनेजुएलन ऑयल का ट्रांसपोर्ट कर रही थी। ये पूरा एक्शन एक स्पेशल नेवल मिशन का हिस्सा था जिसका नाम था ऑपरेशन साउथर्न स्पीयर। यह ऑपरेशन का मेन एम था सैंक्शन ऑयल स्मगलिंग को समुद्र में ही रोकना। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, वेनेजुएला ने इस एक्शन को सीधा एक्ट ऑफ पायरेसी बोल दिया। 11 दिसंबर 2025, सिर्फ एक दिन बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुएला पर और टाइट सैंक्शंस लगा दिए। इस बार अमेरिका ने तो सीधा टारगेट किया निकोलस मादुरो के फैमिली पर। मादुरो के 3 नेफ्यूज पर सैंक्शंस लगा दिए गए, मतलब उनके एसेट फ्रीज कर दिए और उनकी इंटरनेशनल डीलिंग भी पूरी तरह बंद कर दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, 6 वेनेजुएलन शिपिंग कंपनीज को भी सैंक्शंस लगा दिए गए और मल्टीपल कार्गो वेसल्स ब्लैकलिस्ट कर दी गई। अमेरिका का मानना था कि ये सारी कंपनियां वेनेजुएला को सपोर्ट करती है सीक्रेटली उनका ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। 16 दिसंबर के बाद तो एक गेम नेक्स्ट लेवल ही हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के अराउंड कंप्लीट नेवल ब्लॉकेड अनाउंसमेंट कर दी। मतलब सिंपल था, कोई भी टैंकर या शिप वेनेजुएला के आसपास नहीं आ सकता था। टेक्निकली हम इसे क्वारंटाइन भी कह सकते हैं। सिर्फ 4 दिन बाद, मतलब 20 और 21 दिसंबर, ये सारा सिचुएशन और भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव बन गई। यूएस फोर्सेस ने एक दूसरा टैंकर सीज कर दिया जिसका नाम था सेंचुरियस। ये अब सिर्फ सैंक्शंस नहीं रहे, ये एक फ्रंट एंड क्लैश बन चुका था। दिसंबर के एंड तक ये प्रेशर कैंपेन एक फुल फ्लेज क्लैश बन चुका था। 3 जनवरी 2026, यहाँ से क्राइसिस ने वर्ल्ड वॉर लेवल की अटेंशन ले ली। गाइज, अब तक जो हम नेवल सीजर्स और सैंक्शंस देख रहे थे वो सिर्फ तो ट्रेलर था। जनवरी 3 को नेवी से निकलकर ये कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट मिलिट्री लेवल तक आ चुका था। यूएस ने डायरेक्ट स्ट्राइक लॉन्च किया, टारगेट किए वेनेजुएला कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज, ऑयल लिंक लोकेशंस। और इसी अटैक के बीच एक बड़ा शॉकिंग स्टेटमेंट सामने आता है जो होता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। उन्होंने अनाउंस किया निकोलस मादुरो को यूएस फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया है और उन्हें अमेरिका ले जाकर चार्जेस फेस करवाए जाएंगे। मतलब सोचो, एक सिटिंग प्रेसिडेंट को पकड़ लिया जाना मॉडर्न हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम मूव होगा। बट ट्रंप यहाँ नहीं रुके। ट्रंप ने डिक्लेयर किया कि यूएस ये वेनेजुएला का रन करेगा जब तक वहाँ पर सेफ, प्रॉपर एंड जुडिशियस ट्रांजैक्शन ऑफ पावर नहीं हो जाता। पर यहाँ पर एक बिग कैच है दोस्तों, ट्रंप ने कोई टाइमलाइन नहीं दी। ये नहीं बताया कि यूएस कब तक कंट्रोल में रहेगा, ट्रांजिशन में कितने साल जाएंगे, जीरो क्लैरिटी। ये इंटरवेंशन नहीं, ये ऑक्यूपेशन लग रहा है। फिर सामने आते सबसे इम्पोर्टेंट एंगल जो था ऑयल एंगल। ट्रंप ने क्लियरली सिग्नल दिए कि अमेरिकन ऑयल कंपनीज वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर में घुसेंगी।
यूएस फर्म्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगी और ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा। रिबिल्ड के नाम पर ये तो रिसोर्स टेक और ज़्यादा लग रहा है। मादुरो के कैप्चर और यूएस मिलिट्री एक्शन के बाद ग्लोबल रिएक्शन काफ़ी पोलराइज था। ज़्यादातर कंट्रीज़ ने मूव को इंटरनेशनल लॉ और सोवरेनिटी का वायलेंस बताया। चाइना, ब्राज़ील, मेक्सिको, कोलंबिया, चिली और लैटिन अमेरिका नेशंस ने यूएस स्ट्राइक को ओपनली कंडेम किया और यूएन कैरेक्टर और टेरिटरी इंटेग्रिटी का रेफरेंस दिया। थोड़ा डीप एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर कई एंगल सामने आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मिलिट्री या पॉलिटिक्स का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल मनी गेम है। अब यहाँ पर एक एंगल सामने आता है, वेनेजुएला के पास अप्रॉक्सीमेटली 300 बिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल रिजर्व है, सबसे ज़्यादा प्रूवन रिजर्व इन अ वर्ल्ड। अब बात करते हैं दूसरे एंगल की। वेनेजुएला के पास एक स्पेशल टाइप का हेवी क्रूड ऑयल मिलता है जो अमेरिका खुद प्रोड्यूस नहीं करता। इसलिए इसी साल के स्टार्ट में वेनेजुएला ने सिग्नल दिया था कि हम चाइना को एक्सपोर्ट कम कर देंगे और यूएस को ये ऑयल ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये डील रिजेक्ट हो गई और इस रिजेक्शन के पीछे जो की फैक्टर बने वो थे मार्को रूबियो, जिसका रीज़न सिर्फ एक जियोपॉलिटिक्स नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल पावरफुल प्राइवेट प्लेयर भी था, एक्सॉन मोबिल। ये वही कंपनी जिसका एक टाइम पर वेनेजुएला के ऑयल पर डायरेक्ट एक्सेस था, पर 2007 में वेनेजुएला ने एक्सॉन को निकाल दिया। इसके बाद एक्सॉन ने नेबरिंग कंट्री गयाना में शिफ्ट करके 2015 में ऑयल रिजर्व डिस्कवर कर लिया। सब अच्छे से चल रहा था, तब वेनेजुएला ने क्लेम करा कि नए जो स्टार्ट किए गए ऑयल रिजर्व फील्ड है वो भी उसके हैं। 2024 में मिलिट्री पोस्टिंग शुरू हुई और ऑलमोस्ट तुरंत बाद गयाना का विजिट किया किसने? मार्को रूबियो ने। वो वहाँ जाकर ओपनली वार्न किया कि अगर एक्सॉन के ऑयल फील्ड में किसी ने हाथ लगाया तो वेनेजुएला के लिए बहुत बुरा होगा। किसी प्राइवेट कंपनी के लिए पूरी कंट्री को थ्रेटन करना काफ़ी अनकंफर्टेबल नहीं लगता? और कोइंसिडेंस देखो, 2015 के टाइम एक्सॉन मोबिल के सीईओ कौन थे? रेक्स टिलरसन, जो 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। ऑब्वियसली यूएस अपने बैकयार्ड में चाइना और रशिया के एलाय नहीं रखना चाहता और वेनेजुएला के साथ डील साइन करना वीकनेस का सिग्नल भी होता। लेकिन साथ ही साथ ये भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ऑयल लॉबीज और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन पर काफ़ी हेवी इन्फ्लुएंस करते हैं। लेकिन इसके पीछे और एक एंगल है, ऑयल डॉलर और यूएस डेट। 1970s से ग्लोबल ऑयल ट्रेड मोस्टली यूएस डॉलर में होता आया है, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं। सिंपल समझो, दुनिया का ऑयल खरीदना होगा तो डॉलर चाहिए, और जब डॉलर की डिमांड बनी रहे तो अमेरिका इजीली हेवी बोरोइंग, लार्ज डेफिसिट और मैसिव डेट के बावजूद अपनी करेंसी को स्ट्रांग रखे। आज जब यूएस पर डेट का प्रेशर एक्सट्रीम है, डॉलर डोमेंस टूटना वॉशिंगटन के नाइटमेयर होगा। और यहीं पर वेनेजुएला आता है पिक्चर में, दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स और साथ ही डॉलर को चैलेंज करने की हिस्ट्री, जैसे कि बार्टर डील्स, क्रिप्टो पेमेंट्स और ऑयल ट्रेड विद चाइना एंड रशिया एंड ईरान। ये पैटर्न नया नहीं है। इराक ने जब यूरोप में ऑयल बेचना शुरू किया तो प्रेशर बढ़ा और 2003 में इन्वेजन हुआ। ईरान ने डॉलर बाईपास किया तो सैंक्शंस और बैंकिंग आइसोलेट कर दी गई। वेनेजुएला का केस भी सेम है, पहले सैंक्शंस, फिर फाइनेंशियल आइसोलेशन, फिर टैंकर सीजर और फाइनली हम कंट्री रन करेंगे। ट्रम्प का लॉट्स ऑफ ऑयल बोलना और यूएस कंपनीज को रीबिल्ड का ग्रीन सिग्नल देना स्ट्रांगली हिंट देता है कि गोल सिर्फ रिजिम चेंज का नहीं है, बल्कि वेनेजुएला ऑयल को वापस डॉलर बेस्ड पेट्रो डॉलर सिस्टम में एंकर करना है। अब आते हैं आखिरी एंगल के पास। आपने शायद सुना होगा कि वेनेजुएला के पास लगभग 6 लाख बिटकॉइन है। ऑयल सेल्स, गोल्ड डील्स और सैंक्शंस में बचने के लिए क्रिप्टो यूज होने के एस्टिमेट के बेस पर यह वैल्यू बताई जा रही है। लेकिन आज तक कोई वॉलेट एड्रेस, कोई ट्रांजैक्शन और कोई सॉलिड चेन एविडेंस पब्लिकली प्रूव नहीं किया गया है। आज बिटकॉइन की वैल्यू लगभग 90 लाख रुपीज़ है। टोटल वैल्यू की बात करें तो ये लगभग होते हैं 4.5 से 5.5 लाख करोड़ रुपीज़। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। अगर ताकतवर देश मिलिट्री और पैसों के दम पर छोटे नेशन को अटैक करे, कंट्रोल करने लगे और खुलेआम कहने लगे कि अब हम तुम्हें चलाएंगे, तो यह खतरा सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया के फ्यूचर पर सवाल खड़ा कर देता है। जब कोई लीडर ये सिग्नल देता है कि जो भी यूएस के इंटरेस्ट, डॉलर सिस्टम या ऑयल ट्रेड को चुनौती देगा, उसके साथ भी वेनेजुएला जैसा एक्शन किया जाएगा, तो साफ होता है कि ये वेनेजुएला का एग्जाम्पल कोई आखिरी एग्जाम्पल नहीं होगा। जिस दिन इंटरनेशनल लॉ, सोवरेनिटी और डेमोक्रेसी ताकत के आगे झुक जाती है, उसी दिन कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि वही पल
वर्ल्ड ऑर्डर के ख़त्म होने और वर्ल्ड डिज़ास्टर की तरफ चला जाता है। इस पूरी टाइमलाइन पर आपका क्या व्यू है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और अगर आपको ऐसे डीप और फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।